नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए, आज हुआ इंतजार खत्म, यानी कि आज हमारी जो एक शुरुआत होने जा रही यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का फुल एनालिसिस। तो ये आज हमारी जो है ये पहली क्लास है। और पहली क्लास की अगर हम बात करें तो 2010 का जो पेपर हुआ था, यानी कि 2010 से लेके और अभी तक, यानी कि देखें तो 2024-25 तक जो भी पेपर हो चुके हैं यूपी पीसीएस के, वो पिछले बात करते हैं पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको पूरे क्वेश्चन का फुल एनालिसिस जो है वो क्या कराया जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं, हमारी पहली क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की यूपी पीसीएस की। तो देखते हैं, अभी एक चीज और हम अब आपको बता देते हैं कि हम जो एक क्वेश्चन पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको क्या हम 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 50-50 क्वेश्चन पेपर का 3 क्लासेस होंगी। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी क्लास समझने में, देखने में, और थोड़ा बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे। तो 50-50 क्वेश्चन की जो है श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक बात करेंगे 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो पहली क्लास है, तो चलिए फटाफट हम शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे आज सबसे पहले हम भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे। तो भारतीय कला और एवं संस्कृति के बारे में जो है क्या पहले बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कंस और लौह युग का त्रियोगी विभाजन किया गया था। मतलब यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो पाषाण, कंस और लौह युग का जो त्रियोगी विभाजन किया गया था। तो इसमें क्या है, मुझे ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमसन ने। तो त्रियोगी प्रणाली इतिहास को समय अवधि के आधार पर विभाजित करने की पद्धति थी। तो डेनिश पुरातत्वविद क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर 1820 ईस्वी में पाषाण युग, कंस युग और लौह युग का एक त्रियोगी विभाजन जो क्या है किया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा गला दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का एक सूचक माना गया है। तो ऋग्वेद के निम्नांकित नदियों का उल्लेख जो है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का एक सूचक जो है क्या है माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सही आंसर का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंभाक्रुमु जो है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का भी सूचक माना गया था। तो ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त संधो शब्द का प्रयोग किया गया था। ये सिंधु, शतुद्र, सतलज, बिपाशा, ब्यास, पारुसी, राबी, बिस्तता, झेलम, असगनी, चिनाब, ऋग्वेद में करीब माने तो 25 नदियों का जो है क्या उल्लेख मिलता है, जिनमें अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों में कुंभा, कबूल, सुवस्तु, स्वात, क्रीमो, कोर्रम तथा गोमती यानी कि गोमाल प्रमुख जो है वो अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां मानी गई। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का बना है। ठीक, यानी कि प्राचीन श्रावस्ती की अगर बात करते हैं तो इसका जो नगर विन्यास है वो किस आकृति का बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राचीन श्रावस्ती का जो एक नगर विन्यास है उस आकृति की अगर बात करें तो ये अर्धचंद्राकार के रूप में बना हुआ है। तो श्रावस्ती की पहचान गोंडा जिला यानी कि उत्तर प्रदेश
सहेत महंत नामक स्थान से की गई, जहां नगर के प्राचीन खंडहर जो है वो क्या है प्राप्त हुए। श्रावस्ती नगर का विन्यास जो है वो अर्धचंद्राकार आकृति का बना हुआ था। यह नगर अचीरावती यानी कि राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ था। यह कौशल की राजधानी थी, यानी कि जो एक श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती जो थी आकृति बना हुआ था और बसा हुआ, तो यह एक कौशल की क्या है राजधानी थी। बुद्ध काल में यहाँ प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित था, यानी कि बुद्ध काल का यहाँ एक जो प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था, वो प्रसेनजित था। तो श्रावस्ती में 3 प्रसिद्ध विहार थे। कितने? 3 प्रसिद्ध विहार थे। नंबर 1 जेतवन, पूर्वराम तथा मल्लिकाराम, और नंबर 3 श्रावस्ती के व्यापारी यानी श्रेष्ठी अनाथ पिंडक ने जेतवन नामक उद्यान को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर बौद्ध संघ को क्या है वो दान किया था, तथा यहाँ एक विहार जो है क्या निर्मित कराया था। यानी कि अनाथ पिंडक ने जेतवन नामक उद्यान को 18 करोड़ रुपए में, उस समय 18 करोड़ की स्वर्ण मुद्राओं से उसको खरीद कर जो बौद्ध का जो संघ था उसको क्या है वो दान में दिया गया था। यहाँ एक निर्मित विहार भी बनाया गया था। अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा जो है क्या दी गई थी। यानी कि बौद्ध की संघ में अगर भिक्षुणी के रूप में बात करो तो स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध द्वारा जो एक अनुमति दी गई थी वो किस भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को वो एक प्रवेश यानी कि एंट्री जो है क्या दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है। 4 की अगर बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी। तो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के दौरान राजगृह से चलकर लिच्छवियों की राजधानी, ठीक, लिच्छवियों की राजधानी क्या थी, वो थी वैशाली पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया, ठीक, यानी कि 5वां वर्षाकाल यहाँ पर लिच्छवी में बौद्ध जी ने बिताया। तो लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण कहेगा कूटाग्रशाला का निर्माण कराया उनके रहने के लिए। तो वैशाली के प्रसिद्ध नगर जो थी वो वधु अमरपाली उनकी एक शिष्या बनी। यानी कि एक जो वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु जो थी वो थी अमरपाली। तो अमरपाली जो थी उनकी एक शिष्या बनी। तो उसने क्या कि भिक्षु संघ के निवास के लिए अपने अम्र वाटिका प्रदान कर दी थी। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने की जो क्या अनुमति प्रदान की। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर तथा भिक्षुणियों को संघ स्थापित हुआ। तो संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता यानी कि प्रजापति गौतमी थी। तो संघ में सबसे पहले प्रवेश पाने वाली जो पहली जो महिला थी वो उनकी जो सौतेली माता थी वो प्रजापति गौतमी थी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को, बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था। यानी कि जो बुद्ध का चित्र था वो किस शासक के सिक्कों पर अंकित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सही आंसर के, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बी यानी कि कनिष्क। तो बुद्ध का चित्र कनिष्क के शासन के जो सिक्कों का जो निर्माण हुआ था उसमें बुद्ध के चित्र उनके सिक्कों में बुद्ध का चित्र जो है वो अंकन हुआ था। तो कुषाण वंश का शासक जो था वो कौन था, वो कनिष्क एक बौद्ध धर्मावलंबी था। यानी कि कुषाण वंश के शासक की बात करते तो वो था कनिष्क जो एक बौद्ध धर्मावलंबी था। उसके सोने के सिक्कों पर बुद्ध के चित्र का जो क्या एक अंकन किया गया था, जिनके नीचे यूनानी लिपि में बोडो यानी कि बुद्ध खुदा हुआ था। तो कनिष्क अन्य धर्मों के प्रति भी एक सहयोगी, यानी कनिष्क जो था वो अन्य धर्मों के प्रति भी एक अपनी सहूलियत यानी कि मान सम्मान करता था। इसके सिक्कों पर पार्थियानी यानी कि यूनानी एवं भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां जो क्या मिली हैं। यानी कि जो वो कुषाण वंश के जो शासक था कनिष्क, तो उसके जो सिक्के थे पार्थियानी और यूनानी, तो वहाँ पर भी क्या इसके सिक्कों में जो भारतीय देवी देवता थे उनकी भी क्या है वो आकृतियाँ देखने को मिली। तो कनिष्क के तांबे के सिक्कों में उसे एक वेदी पर बलिदान करते हुए क्या है दिखाया गया। उसके सिक्के जो हैं वो रोम के सम्राट से जो क्या मिलते जुलते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कनिष्क के सिक्के किस
सम्राट से मिलते जुलते थे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क के जो सिक्के थे वो रोम के सम्राट से क्या है वो मिलते जुलते हुए थे, और उसकी एक आकृति और दूसरी किसी देवी या देवता की रहती थी। कुषाण शासक बिम कार्डपीसस ने अपने सोने और तांबे के सिक्कों में महाराज, राजा, धीरज, महेश्वरी, सर्वलोकेश्वर आदि की उपाधियां जो क्या है धारण कर रखा था। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? ठीक, यानी कि आबू में जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6 है। 6 की बात करते हैं, यानी कि पहले हम इसके आंसर की बात करते हैं, तो वो किससे बना था, यानी कि आबू का जौन मंदिर है वो किस चीज से बना था। यहाँ पे किसे नहीं, किस चीज से बना हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आबू का जो जैन मंदिर था वो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था। तो माउंट आबू के जैन मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था, जो 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी में राजस्थान में बनाया गया था। गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का जो हो क्या है निर्माण भी करवाया था। यानी कि गुजरात के जो चालुक्य सोलंकी थे उसके शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का भी उन्होंने क्या है निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ये 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की। तो महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 की अगर बात करते हैं तो इसमें यह है कि जैसे कि अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर नोट। तो हाथ से लिखा हुआ एक सिद्ध हो, यानी कि विद्याधर जो होता था वो क्या है एक हाथ से लिखा हुआ माना हुआ, यानी कि सिद्ध हेम की रचना। तो जैन आचार्य हेमचंद का धनुका वर्तमान गुजरात में हुआ था, वे एक व्याकरण विधि के दर्शनक तथा इतिहासकार जो है क्या माने जाते थे। हेमचंद गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज यानी कि 1094 से लेके 1143 ईस्वी तक जो है क्या माना गया था। अब हम बात करते हैं कुमारपाल की। कुमारपाल 1143 से लेके 1172 तक दोनों के दरबारों में क्या है सुशोभित जो है क्या किया था। तो जयसिंह सिद्धराज ने हेमचंद तथा अन्य जैन भिक्षुओं को सम्मानित किया था। कुमारपाल ने हेमचंद के प्रभाव में आकर जैन धर्म जो क्या किसके कुमारपाल ने हेमचंद के प्रभाव में आकर जैन धर्म जो है क्या ग्रहण कर लिया था। हेमचंद ने संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्द अनुशासन की जो हो क्या रचना की थी। तो इसमें है कि जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को जो हो क्या अलंकार करते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो वो जैसे कि अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विधार यानी कि नोट हाथ से लिखा हुआ। तो इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें तो कुमारपाल हेमचंद के प्रभाव में आकर जो है वो क्या है एक मिनट कुमारपाल प्रभाव तो इसका हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिद्ध हेम की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हेमचंद जैसे यहाँ पूछा कि हेमचंद किसकी सभा को अलंकार करते थे तो हेमचंद संस्कृत व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुसार की जो हो क्या रचना या अलंकार करते रहते थे। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8वां। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, तो किस राजवंश के समय ये फले फूले। तो प्राचीन भारत के एक साहित्यिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो वो है पाणिनि। तो पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, तो ये किस राजवंश के समय में क्या है फले फूले हुए माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8वां की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुंग। तो शुंग राजवंश के समय ये क्या है पाणिनि और पतंजलि जो है क्या है ये फले फूले हुए। तो पतंजलि जो थे वो पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने दूसरी यानी कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में महाभाष्य लिखा जो उनके पूर्ववर्ती वैकाड़ी पाणिनि के प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी के एक टीका जो है क्या है माना जाता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें मौर्य काल से पूर्व की भारत की राजनीतिक
सामाजिक और धार्मिक दिशा के बारे में जानकारी जो क्या प्राप्त होती है। तो विश्लेषकों ने उन्हें 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का क्या मानते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो पाणिनि को शुंग वंश से जो क्या जोड़ा जाता है। ठीक, तो पाणिनि को किस वंश से जोड़ा जाता है? शुंग वंश। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि जो क्या धारण की वह कौन था? ठीक, यानी कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि जो है क्या धारण किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 9 की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि जो धारण किया था वो था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि 380 से लेकर 412 ईसा पूर्व के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, यानी कि चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त जो थे वो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि जो क्या धारण की थी। व्यक्तिगत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म से जो क्या इनका संबंधित माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय सिक्कों पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो ये विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा जो है क्या है उसमें अंकित थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपात नामक पर्वत के ऊपर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर यह है कि जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने क्या किया था कि विष्णुपात नामक पर्वत के ऊपर विष्णु ध्वज की जो क्या है उन्होंने स्थापना किया था। अब हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10वां, यानी कि यापनी किसका एक संप्रदाय माना गया? यानी कि यापनी किसका एक संप्रदाय माना गया? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की। 10 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म। जैन धर्म। तो यापिन संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से था। किससे था? जैन धर्म। तो यापनी संप्रदाय का उद्भव जो था वो दिगंबर संप्रदाय से माना जाता है। किसने? दिगंबर संप्रदाय से माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के तुलु क्षेत्र में पाए गए शिलालेख में यापनियों का उल्लेख जो क्या है मिलता है। कौन से? दक्षिण और पश्चिम के कर्नाटक के तुलु क्षेत्र में पाए गए शिलालेख में ये पता चलता है कि यापनियों का जो उल्लेख यहाँ पर मिलता है और इनका जो संबंध था वो जैन धर्म से माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो गीत गोविंद के रचयिता की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? वो थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी में जयदेव ने की थी, जिसका विषय था कि राधा के प्रति प्रेम, सौंदर्य एवं यौवन के उद्यम यानी कि बंधन रहित प्रसंगों का क्या है वो एक वर्णन करना था। साथ ही गीत गोविंद गेय परंपरा की एक अद्भुत उपलब्धि जो है क्या है माना जाता है। और जयदेव बंगाल शासक यानी कि लक्ष्मण सेन ने 1178 से लेके 1205 ईसा पूर्व लगभग दरबारी कवि था। ठीक, यानी कि जयदेव बंगाल शासक, अगर जयदेव की बात करें जो बंगाल शासक लक्ष्मण सेन जो था वो 1178 से लेके 1205 ईस्वी तक लगभग वो क्या है वो जयदेव बंगाल शासक लक्ष्मण सेन जो था वो जयदेव बंगाल शासक का एक दरबारी कवि था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 11 हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में इसमें यह पूछा गया सही युग्म को चुनिए, यानी कि ऐसे 4 ऑप्शन है जिसमें किसी एक युग्म ऐसा है जो सही चुना हुआ, उसकी हमें पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12। तो 12 के बाद यानी कि एलोरा, कंदराएं, साग। तो हम बात करते हैं पहले इसकी सही ऑप्शन की। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाजुराहो और चंदेल। खाजुराहो के विश्व विख्यात मंदिर का निर्माण जो था वो चंदेल शासक धांगदेव 950 से लेके 1007 ईस्वी में क्या है वो करवाया था। एलोरा की कंदराएं की बात करते हैं। एलोरा की कंदराएं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। तो एलोरा की जो कंदराएं थी वो किसने बनवाई थी? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए देखें तो राष्ट्रकूट शासकों ने क्या है वो बनवाया था। अब बात करते हैं महाबलीपुरम, यानी कि पल्लव कालीन महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने कराया था। ठीक, तो ये पल्लव महाबलीपुरम
जो था वो महाबलीपुरम का जो एक रथ मंदिर का जो निर्माण था वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने क्या है वो करवाया था। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सी की बात करते हैं, मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मदुराई में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? मदुराई में स्थित है। पांड्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण जो है क्या करवाया था? किसने करवाया था? पांड्य शासकों ने इस मंदिर का जो है क्या है निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि इसमें 4 ऑप्शन, तो इसमें कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध यानी कि माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं यानी सही आंसर की, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो है क्या है प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना, जो एक वीर एवं साहसी योद्धा और योग सेना नायक के लायक था। ठीक, कालांतर में वह पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो संयोगता की रोमानी कथाओं से इनका भी संबंध जो है क्या रहा है। यानी कि हम बात करते हैं जो संयोगता की जो रोमानी है उनका भी कथाओं से भी क्या है इनसे संबंध जो है क्या है माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने बनवाया था? यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह। इसमें कितने 4 ऑप्शन। तो इसमें हमें ये देखना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था वो राणा उदय सिंह ने बनवाया था। तो 1443 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। ठीक, यानी कि 1433 में जो राणा कुंभा था वो राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। उसने मालवा शासक महमूद खिलजी पर जो है क्या विजय को उपलक्ष्य में 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का जो है क्या निर्माण करवाया, और विजय स्तंभ का भी इसने क्या है निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों का जो है क्या है इसने निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवताओं का चित्रित कोष जो है क्या कहा जाता था। यही मालवा के शासक महमूद खिलजी ने भी राणा सांगा पर जीत का दावा करते हुए मांडू में 7 मंजिलों वाले स्तंभ का भी क्या है वो निर्माण करवाया था। यानी कि उसके बाद जब महमूद खिलजी ने जब राणा सांगा पर जीत का दावा किया, तो दावा करने के बाद मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ का जो क्या उसने भी एक निर्माण करवाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा 15। तो 15 यह है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? यानी कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ जो हो क्या चालू किया था? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश ने मध्यकालीन शासक के एकता व्यवस्था का जो उन्होंने क्या प्रारंभ किया था। तो भारत में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मध्यकाल में इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को आरंभ किया। उसके शासनकाल के 26 वर्ष यानी कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक मुल्तान से लखनौती के बीच एक संपूर्ण सल्तनत बड़े तथा छोटे भूभागों में जो है क्या विभाजित हो गई, जिन्हें एकता कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जिन्हें एकता कहा जाता था, और जो मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत जो क्या है ये आते थे। मोहम्मद गौरी की विजय के अगर बात करें, मोहम्मद गौरी की विजय के साथ ही भारत में एकता प्रथा स्थापित हो चुकी थी। यानी कि जब मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी उस समय भारत में एकता प्रथा जो थी वो क्या स्थापित हो चुकी थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हंसी का एकता प्रदान किया था। यानी कि जो मोहम्मद गौरी का जब विजय हुआ था उसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हंसी का एकता प्रदान जो क्या उसने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमलित कीजिए तथा सही उत्तर का क्या है इसमें चयन करना है। अब जैसे कि इसमें क्या है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी या मोती मस्जिद आगरा या मोती मस्जिद दिल्ली। यानी कि इसमें ये सूची फर्स्ट है और ये स्मारक है, और सूची सेकंड जो है वो क्या है निर्माता है।
ठीक। तो जैसे कि अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है, तो इसके निर्माता यानी कि निर्माताकार कौन है? तो हम देखते हैं इसके निर्माताकार की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 16। ठीक है, क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 16 होगा। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा? ए। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यानी कि बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, मोती मस्जिद शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली वाला औरंगजेब ने। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए। ठीक, क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अलाई दरवाज़ा यानी कि दिल्ली में है। इसके निर्माण की अगर बात करते हैं, इसका जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब बुलंद दरवाजे की बात करते हैं, तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर? बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में। अगर इसके निर्माण की बात करते हैं तो वो अकबर ने करवाया था। और हम बात करते हैं मोती मस्जिद की, तो मोती मस्जिद जो है कहाँ पर है? वो आगरा में है। और इसके निर्माण की बात करते हैं तो वो इसका मोती मस्जिद जो थी वो शाहजहां ने करवाया था आगरा में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा 17। ठीक, 17 की बात करें, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सम्मिलित नहीं, यानी कि इसमें कौन सा एक ऐसा युग्म है जो सही रूप से सम्मिलित नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 17। 17 की अगर बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये क्या है? सही सम्मिलित नहीं। बाबर यानी खनवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर यानी हल्दी घाटी का युद्ध। ये जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, ये सही है। लेकिन जहांगीर बल्ख का जो युद्ध था वो मुगल काल में बल्ख का अभियान शाहजहां ने किया था, इसलिए जहांगीर बल्ख का युद्ध सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो मुगल काल में बल्ख का अभियान शाहजहां ने किया था, जहांगीर ने नहीं किया था। और यानी कि बल्ख का अभियान जो था वो किसने किया था? वो शाहजहां ने किया था। ठीक, बल्ख युद्ध का जो अभियान जो था वो किसने किया था? वो शाहजहां ने किया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, यानी कि इसमें यह देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 की। तो 18 की अगर बात करते हैं तो ये इसमें से कौन सम्मिलित है, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली यानी अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो है वो कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो सीकरी में स्थित है। ठीक, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम का चिश्ती का जो मकबरा है वो कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, खुलादाबाद में नहीं है। और इत्मुद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है। इत्मुद्दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर? आगरा में स्थित। औरंगजेब का ये भी गलत है। और औरंगजेब का मकबरा जो है खुलदाबाद में, कहाँ पर? और औरंगजेब का जो मकबरा है वो खुलदाबाद यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इत्मुद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित, और औरंगजेब के मकबरा जो खुलदाबाद है वो कहाँ पर स्थित है? वो महाराष्ट्र में है। ठीक, औरंगजेब का जो मकबरा था वो खुलदाबाद यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो मुगल सम्राट औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वो कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो क्या बजाते हैं? तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के, तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीड़ा वाद्य यंत्र जो है वो औरंगजेब जो है क्या बजाते थे। ठीक, तो औरंगजेब अपने दरबार से ज्ञान को बंद कर दिया था, लेकिन वाद्य यंत्रों के विरोधी नहीं थे। वे एक कुशल बीड़ा वादक थे। क्या थे? कुशल एक बीड़ा वादक थे। ठीक, अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि 19वीं सदी के जो कृषक विद्रोह हुआ तो उनके जो संबंध थे उनके संबंध के क्षेत्रों को क्या है मैं सही रूप से क्या है सम्मिलित करना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20। ठीक, तो जैसे कि इसमें जोड़ दिया है कि कूका विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पर? कूका विद्रोह की बात करते तो वो कूका विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था पंजाब में। पावना विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में।
ठीक है। पावना जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंगाल। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र, वर्तमान झारखंड, पूर्व बिहार में। ठीक है। तो आपको सबको पता है कि कूका विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। और पावना जो विद्रोह हुआ था वो बंगाल में हुआ था। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो छोटा नागपुर, यानी कि अगर वर्तमान बात करें तो वो छोटा नागपुर अब झारखंड में है। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 20। अब हम बात करते हैं यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है। अब जैसे कि अब हम बात करेंगे किसकी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए माने जाते हैं? ठीक, हम बात करते हैं मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो हैं वो कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए माने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 21। ठीक, 21 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरकपुर विद्रोह से मंगल पांडे जुड़े हुए माने जाते हैं। तो 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के विरोध में 24 रेजिमेंट के बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने क्या है? एक विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। तो 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी या उन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। तो 29 मार्च को इन्होंने क्या है? विद्रोह किया था और 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई थी। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार के बारे में अगर हम बात करते हैं। कौन सा? भारतीय सरकारी इतिहासकार आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 22। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं इसके सही ऑप्शन की। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा एस.एन. सेन। ठीक, क्या होगा? एस.एन. सेन जो है वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार वो माने जाते हैं। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके कहने पर 1857 नामक सरकारी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का प्रकाशन मई 1957 में वो क्या है? किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। यानी कि इसमें किसने पूछा? तो इसमें कितने? 4 ऑप्शन है। अब इसमें देखना है कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 23। 23 की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का जो क्या समर्थन किया था। तो आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन जो क्या चलाया गया था। इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए जो क्या प्रोत्साहित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। तो आपको ये पता चला होगा कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन जो है वो क्या है? मिला था। यानी कि जो स्थानीय शासन जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन में जो क्या है मिला था। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। ठीक है। तो 24 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन के स्थानीय शासन व्यवस्था को वायसराय के समय में जो क्या प्रोत्साहन जो है क्या मिला था। तो लॉर्ड रिपन का वर्ष जो है वो 1880 से लेके 1884 के बीच माना जाता है। भारत का वायसराय रहा है। ठीक है। यानी कि लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 के बीच भारत का वायसराय रहा है और उसने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के संबंध में सरकारी प्रस्ताव रखा, जिसमें लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है क्या है रद्द कर दिया था। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। नियमित जनगणना की शुरुआत जो थी वो 1881 में उसने क्या है करवाया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की जो है क्या एक संज्ञा दी थी। यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे उन्होंने जो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन को भारत के एक उद्धारक की एक संज्ञा दी थी। किसने दी थी? वो थे फ्लोरेंस। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25।
तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में हमें क्या है सम्मिलित करना है और देखना है कि सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए कोड से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 25, ठीक है। 25 की अगर हम बात करते हैं, 25 की अगर बात करते हैं, इसके जो ऑप्शन की अगर बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक है, तो लेखक और कृतियाँ, ठीक है, लेखक और कृतियाँ। अगर कृतियों की बात करते हैं तो क्वेश्चन कृतियाँ की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है बंकिम चटर्जी की अगर हम बात करते हैं, बंकिम चटर्जी, तो वह क्या है आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ यानी कि ये भी सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि आनंद माइकल मधुसूदन दास जो है वो कैप्टिव लेडी। ठीक, माइकल तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी क्या है सही। ठीक, अब रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि गोरा। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि गोरा, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो सी है ये भी क्या है सही। ठीक, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन बिंग, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन किंग, तो यानी कि ये भी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी ये क्या है सम्मिलित। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ए जो है क्या सही। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। यानी कि जो एक होम रूल जो आंदोलन हुआ था, निम्नलिखित में से कौन है जो इस आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर की यानी कि सही ऑप्शन की। तो जो हमारा C.R. दास जो थे वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक, आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की जो क्या स्थापना की थी वर्ष 1917 में। ठीक, किसने? आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1917 में। तो इस संबंधित नेताओं ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि जो है वो क्या है वापस कर ली थी। और C.R. दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, वो स्वराज दल से जुड़े हुए थे। ठीक, ये C.R. दास जो थे वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे स्वराज जो दल था उस दल से ये क्या है जुड़े हुए थे। ठीक है, किस दल से जुड़े हुए थे? स्वराज दल से ये जुड़े हुए थे। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ठीक, अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में जो क्या है किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 27। तो बात करते हैं अगर हम तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहमदाबाद की हड़ताल। गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग के बोनस विवाद को लेकर क्या है हस्तक्षेप किया था। तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 35% बोनस की मांग करने को कहा था, जबकि मिल मालिकों ने मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए जो क्या राजी हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वो शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से अपनी जो हड़ताल है वो क्या जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन भूख हड़ताल प्रारंभ करने का जो क्या है एक फैसला लिया। अब अम्बलाला साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया और गांधी जी के अनशन बैठने से क्या वो मजबूर होकर मिल मालिक समझौता करने को जो क्या है वो तैयार हो गए, तब उनको 35% जो हो गया बोनस मिला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 28। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक, यानी कि इसमें ऐसा किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार माना जाएगा। तो जैसे कि ऑप्शन क्या है 4 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों का तिरस्कार करो, बहिष्कार करो, इनकी वस्त्र की बर्बादी करो, इससे ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार जो है क्या है पता चलेगा। तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनकी सर्वोत्तम व्यवहार, यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देखा सका। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का जो क्या एक समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम जो हो नहीं देख सके।
तो बात करते हैं हम यदि यानी कि असहयोग आंदोलन का समर्थन तो दिया, परंतु वो इसका जो परिणाम था वो ये नहीं देख सके। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 29। अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया, परंतु इसके परिणाम को वो नहीं देख सके, क्योंकि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 1922 तक चला, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हो गई थी वो 1 अगस्त 1920 की वो हो गई थी। ठीक, कब हो गई थी? 1 अगस्त 1920 की इनकी जो है क्या है मृत्यु हो गई थी। इस वजह से ये परिणाम इसका नहीं देख सके। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के नीचे 2 वक्तव्य कथन है, यानी कि एक कारण, दूसरा जो है वो कथन है। ठीक, पहला कथन है, दूसरा जो है कारण। तो कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, यह साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उपरोक्त संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो क्या सही है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कथन और कारक दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है सही व्याख्या। तो कांग्रेस ने साइमन आयोग का जो क्या है बहिष्कार किया था, यानी कि सही। और साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये दोनों जो है क्या है सही। तो 1919 को भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की जो क्या नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। और आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष के बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की जो क्या नियुक्ति कर दी। ठीक, यानी कि 2 साल बाद ही जो वो कंजर्वेटिव सरकार ने क्या है कि साइमन कमीशन की जो क्या नियुक्ति कर दी। तो 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन की जो क्या एक नियुक्ति कर दी। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे, जिसमें सभी सदस्य जो थे वो क्या अंग्रेज थे। अब इसी चीज का इसका विरोध हुआ साइमन कमीशन का। ठीक है, तो इसी कारण इस कारण कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहकर इस आयोग का जो है क्या है बहिष्कार किया। ठीक, यानी कांग्रेस ने इसका क्या है बहिष्कार किया, क्या श्वेत कमीशन कहकर इस साइमन कमीशन का जो क्या है उन्होंने क्या है बहिष्कार किया था। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 31। तो महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहा क्या? यानी कि महात्मा गांधी ने धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय जो है वो क्या कहा था? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो वो कहा था यरवदा जेल में। तो 21 मई 1930 को नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरसाना में हुई थी। कहाँ पे? धरसाना में हुई थी। तो इस दिन सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने, गांधी जी के जो पुत्र थे मणिलाल, 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरसाना नामक कारखाने पर जो क्या एक धावा बोल दिया था, जिसमें सरोजिनी नायडू समेत अन्य आंदोलनकारियों को जो है क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। और 21 मई 1930 को ब्रिटिश पत्रकार जॉर्ज स्लोकोवे और महात्मा गांधी के बीच एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था, जो यरवदा सेंट्रल जेल में आयोजित किया गया था। यानी धरसाना नामक कांड के समय गांधी जी जो थे वो यरवदा सेंट्रल जेल में थे। ठीक, कहाँ थे? वो यरवदा सेंट्रल जेल में थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? ठीक, यानी कि इसमें कौन सा एक आंदोलन जो था इस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जो हो क्या जुड़ी हुई थी? ठीक, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 32। ठीक, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, यानी कि पहले हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जो हो क्या है जुड़ी हुई थी। तो रेडियो संचालन किया भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। ठीक, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1942 को क्या है महात्मा गांधी द्वारा जो हो क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरोड़ा आसफ अली जो क्या है इस आंदोलन से जो क्या है जुड़ी हुई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का एक सही कालानुक्रम को पता करें। ठीक, तो यानी कि इसमें क्या है कि एक 4 ऑप्शन है। अब इसमें क्या करना है कि सही कालानुक्रम का हमें क्या है पता लगाना। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं
सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। अब हम देखते हैं यानी क्रिप्स मिशन, ठीक, कुछ क्रिप्स मिशन तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी घटनाओं का कालक्रम जो है वो क्या है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की जो क्या घोषणा की थी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो हो क्या भारत पहुंचा था, ठीक। यानी कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने वो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी थी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है क्या भारत पहुंच गया था, ठीक। अब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो क्या बैठक हुई और ये जो बैठक ग्वालियर टैंक यानी मुंबई में हुई तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो क्या पारित किया गया और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो क्या गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। यानी कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो क्या इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, ठीक। तो क्रिप्स मिशन बता दिया। अब कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो भी। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो है 14 जून 1945 को लॉर्ड वेबल द्वारा वेबल योजना जो है क्या प्रस्तुत की गई। कब की गई थी? 14 जून 1945 को, ठीक है। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेबल योजना जो है इसकी क्या प्रस्तुति की गई थी। अब यहाँ पे है कि लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बात करने के लिए एक सांसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का जो क्या है एक निर्णय लिया। अब इस निर्णय में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है क्या भारत आया। अब कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा पौथिक लॉरेंस। ये जो क्या है कैबिनेट मिशन जो भारत आया उस मिशन के सदस्य में ये लोग क्या है शामिल थे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सही सहायता से जो क्या हमें चुनना है, ठीक। तो इसमें क्या है कि कालक्रम की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 34 की अगर हम बात करते हैं 34 की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी जो होगा वो यानी कि अंतिम सरकार गठन, कैबिनेट मिशन कब पहुंचा, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल विध्वंस यानी कि ब्रेकिंग करना, ठीक। तो इसमें क्या करना हमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से जो क्या हमें चुनना है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये देखें निम्नलिखित घटनाओं की अगर हम बात करते हैं तो 15 जुलाई 15 जुलाई 1945 को जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस को क्या है विफल यानी कि ध्वस्त कर दिया, ठीक। कब? 15 जुलाई 1945 को। अब कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ठीक। यानी कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946 को जो क्या है दिल्ली पहुंचा, ठीक है, दिल्ली पहुंचा। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला ये होगा हमारा, दूसरा जो होगा ये होगा, ठीक। और तीसरे अब जैसे ठीक तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड यानी कि बी। अब पहुंचा तीसरा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा। अब ये जो है कि सितंबर 1946 कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार जो क्या गठन किया। आपको पता होगा कि अंतिम सरकार का जो गठन था वो हो गया था 2 सितंबर 1946 को। कांग्रेस ने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का जो क्या है गठन किया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहले जो था वो जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस विफल हुआ, उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन जो क्या है दिल्ली पहुंचा, उसके बाद क्या मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ, उसके बाद अंतिम सरकार को जो गठन हुआ वो 1946 को हुआ, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ गए हो, ठीक। यानी कि 1 2 ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। यानी कि व्यवस्थित कीजिए और अपना उदय सही कालक्रम यानी कि कौन कौन से कालक्रम में सही कालक्रम, ठीक है। अब हम बढ़ते अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन से थे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। क्वेश्चन नंबर 35 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे। अब क्वेश्चन नंबर है 35। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे।
इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ था। इस पुस्तक में द्विराष्ट्र सिद्धांत का परीक्षण जो हो क्या है किया गया था, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का एक जो क्या है इसमें एक परीक्षण किया गया था और बताया गया था कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के गठन में संभव होगा, जिसके तहत विभिन्न समूहों को सांस्कृतिक स्वायत्तता जो क्या है वो प्रदान की जाएगी। ठीक, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस पुस्तक का जो एक द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो क्या इसमें क्या है परीक्षण किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा 36। ठीक, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं, तो ये अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही सम्मिलित नहीं, यानी कि लारी कॉलिन्स एंड तो वो फ्रीडम एट मिडनाइट डोमिनिक लेपियर। ठीक है, और दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, और के अजीज द मैन हू डिवाइडेड इंडिया, ये सही सम्मिलित। मौलाना अबुल इंडिया विंस फ्रीडम, कलाम आज़ाद, यानी ये सही। तो सी की अगर बात करें दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया का लेखक जो है वो वो कौन थे, रफीक जकारिया जो थे वो दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं रफीक जकरिया। रफीक जकरिया द्वारा रचित अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे कि मोहम्मद और कुरान विभाजन, कीमत, रजिया, भारत की रानी और भारत एवं विश्व भूगोल, ये इनकी और भी पुस्तकें जो हैं उनके द्वारा जो क्या है लिखी गई हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर जो है क्या हमें विचार करना है। अब जैसे कि कथन एक की बात करते हैं कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। ठीक है, अब कारण क्या है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भाग में इसका बहाव जो है बहुत धीमा हो जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। 37 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि बात करते हैं 37 के, तो इसका 37 के अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, और इसकी सही व्याख्या, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलकर हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में जो क्या है मिल जाती, तो हुगली नदी जो है वो कहाँ पश्चिम बंगाल में, तो हुगली नदी में जो क्या है ये मिल जाती थी। और दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी में कई बार गंभीर बाढ़ आई और जिसके कारण भारी जान माल की हानि होती थी। इस कारण दामोदर नदी को बंगाल में दुख की नदी या बंगाल का शोक भी जो क्या है कहा जाता था। तो इसे दुख की नदी क्यों कहा जाता था कि जिसके कारण भारी, जब पूर्व दामोदर नदी में काफ़ी बार जो है क्या एक बाढ़ आई है तो इसके कारण भारी जान माल की जो क्या है हानि होती थी। तो इस कारण दामोदर नदी को बंगाल में दुख की नदी या बंगाल का शोक भी कहा जाता था। दामोदर नदी मानसून के समय भारी वर्षा के कारण उच्च पठारी क्षेत्रों में तीव्र गति से बहती थी, जबकि निचले इलाकों में नदी अपने तटों पर बाढ़ ला देती, जिसके कारण नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जो क्या बाढ़ आ जाती थी। तो वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। ठीक, यानी कि 1948 में दामोदर घाटी निगम की जो क्या है एक स्थापना की गई थी। तो मैथन, तिलोया, कोनार, पंचेत बांधों का जो क्या है निर्माण भी किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना जो है क्या स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करते हैं, जो निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना जो है क्या स्थित है। सुइल नदी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो सुइल नदी परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, तो ये जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। दिए गए विकल्पों में सुइल नदी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के चामा जिले में स्थित है। ठीक, कहाँ पर? चामा जिले में स्थित है। सुइल नदी जो है रावी नदी की सहायक नदी कहलाती। ठीक, तो सुइल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो रावी नदी की सहायक नदी। सुइल नदी परियोजना का निर्माण रन ऑफ द रिवर के आधार पर जो है क्या है किया गया था। ठीक, यानी कि इसका जो निर्माण था वो रन ऑफ द रिवर के आधार पर जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत जो क्या सम्मिलित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 39। तो झीलों में किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था।
ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं, यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमताल राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत जो है क्या शामिल किया गया था। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत सन 2001 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है क्या है इसकी स्थापना की गई। तो यह एक केंद्र की प्रायोजित योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की झीलों को संरक्षण प्रदान करना तथा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना तथा राष्ट्रीय अर्धभूमि संरक्षण कार्यक्रम को मिलाकर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि NPCA जो है क्या वो ला गया था। तो उपयुक्त विकल्प में अगर हम बात करें तो भीमताल जो है वो उत्तराखंड को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत जो है क्या शामिल किया गया है। ठीक है, तो भीमताल को उत्तराखंड को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत जो क्या शामिल किया गया था। पुलकित झील जो हो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। लेकिन पुलकित झील की अगर बात करते हैं, हमारी जो पुलकित झील है वो जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वहीं ऊटी झील की अगर हम बात करें, ऊटी झील, ये हमारी ऊटी झील, तो ऊटी झील जो है वो तमिलनाडु में है और सांभर झील जो है वो क्या है राजस्थान में। ठीक, तो ऊटी झील कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है, और जो सांभर झील है, एक मिनट, ठीक, तो पुलकित झील कहाँ पर आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में है और अवस्थित, यानी कि ऊटी झील जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक, और सांभर झील जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफेक्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक, यानी कि इसमें यह पूछा गया कि कौन सी नदी जो है रिफेक्ट घाटी से होकर जो क्या है बहती है। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑप्शन 4 है। ठीक, तो रिफेक्ट घाटी से जो नदी बहती है वो है हमारी क्या है, नर्मदा नदी। ठीक, तो तनाव मूलक बल के कारण जब दो समांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इस प्रकार निर्मित घाटी को क्या है, भ्रंश घाटी जो है क्या कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो भारत में नर्मदा, ताप्ती तथा दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर जो है क्या बहती हैं। ठीक, कौन कौन सी नदियां, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियां जो हैं वो क्या भ्रंश घाटी से होकर जो क्या बहती हैं। तो उपयुक्त अगर हम देखें तो विकल्प सी जो है हमारा क्या सही। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो अमरकंटक पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है और ये अरब सागर की खंभात खाड़ी में जाकर गिरती है। तो सरदार सरोवर परियोजना भी जो है इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक, कौन सा, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो इसी नदी पर जो है क्या है बनाया गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, यानी कि जो जंगली गधे हैं उनका जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, यानी कि किस राज्य में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 41। तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो जो जंगली गधे उनका जो अभ्यारण्य है वो गुजरात में। तो यह स्थित गुजरात में है। तो 4,949 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ खर, गधेरा और जंगली गधों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो क्या है माना जाता है। ठीक, अब झूमिंग करते क्या है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, झूमिंग क्या है, झूमिंग करते क्या है। तो झूमिंग की अगर हम बात करें, झूमिंग क्या करते हैं, तो झूमिंग जो है वो एक खांसी है। ठीक, झूमिंग क्या है, खासियत। झूमिंग कृषि के अंतर्गत एक विशेष स्थल वनस्पति को काटकर या जलाकर जो है क्या साफ कर दिया जाता है और उसी पर कृषि की जाती है। तो अतः इसे कर्तन या दहन प्रणाली या पौड़ा पद्धति भी क्या है इसे कहा जाता है। ठीक, तो इससे क्या है, कृषि पद्धति या कृषि भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों का मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है ये की जाती है। तो खासी लोग जो है वो मेघालय राज्य के मूल निवासी माने जाते हैं और झूमिंग जो है कृषि पद्धति से खेती जो क्या है करते हैं। तो मेघालय में झूमिंग कृषि पद्धति का स्थानीय नाम बोगामा है। ठीक, यानी कि मेघालय में जो झूमिंग कृषि पद्धति का जो स्थानीय नाम है वो क्या है, बोगामा। ठीक है, क्या है, बोगामा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कंडाला सूर्योदय किस समय IST पर होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आया था 2010 के UPPCS में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लगभग प्रातः 7 बजे। तो अरुणाचल प्रदेश ने तीरप गुजरात के कंडाला के देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो 96 डिग्री से 16
ईस्ट से लेके वो जो क्या है माना गया। तो इसके कारण दोनों के बीच जो अंतर है लगभग क्या है 2 घंटे के समय अंतराल जो है क्या माना जाता है। इसी कारण जब अरुणाचल प्रदेश के तीरथ में सूर्योदय 5 बजे सूर्योदय होता तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक, इसी कारण यानी कि 2 घंटे का जो है क्या है एक अंतराल जो है माना जाता है। ठीक है, तो माना पूर्वी देशांत निर्धारित करता है, इसलिए जो ग्रीनविच मीन टाइम 5 घंटे 30 मिनट के आगे जो क्या रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर क्या है हमें विचार करना। तो मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। ठीक, उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण। ठीक, तो ये मुझे कथन और कारण हो गया। तो मुझे ये देखना है कि ये क्या कौन सा ऑप्शन यानी कथन कारण कितना सही है कितना गलत है। ठीक, तो हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक, यानी मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और उसके प्रमुख लक्षण जो हैं अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है, ये भी सही है। तो स्कोर की बात करें तो 39.9 था। यहाँ पर देश में भूखे लोगों की सबसे बड़ी संख्या थी। इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक के अनुसार इथियोपिया का स्कोर जो था वो 31.6। ये 2010 की बात हो रही, 2010 का पेपर हो तो उस समय की बात हो रही, जो अधिक भूखे लोगों को जो क्या सूचित करता था। इसी कारण मध्य प्रदेश को इथियोपिया जो है क्या है कहा जाता है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 4 के 2015-16 के अनुसार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण मृत्यु दर 100 में से 69 लोगों की थी, जबकि शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 100 में से 52 लोगों की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आया था, ये भी आप समझ लेते हैं कि भारत के किस महानगर में वार्षिक व्यक्ति प्रति ठीक यानी वार्षिक व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट जो पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 45। तो 45 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई। तो भारत का मुंबई महानगर वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो है क्या उत्पन्न होता है। वर्ष 2018 की हम बात करें तो 5.29 करोड़ मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो है क्या उत्पन्न हुआ। तो अपशिष्ट पदार्थ में महाराष्ट्र 82.38 लाख मैट्रिक टन ठोस उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है। ठीक, यानी कि मीथेन जो है जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है। ठीक, तो 46 की बात करते हैं तो 46 जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति। ठीक, तो मीथेन जो है वो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो उपयुक्त विकल्पों का देखो तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस जो है क्या पाई जाती है। ठीक है, तो किसके वायुमंडल तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस जो है क्या है पाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में क्या है हाइड्रोजन गैस, हीलियम एवं अमोनिया गैस भी पाई जाती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस, हीलियम एवं अमोनिया गैस भी बृहस्पति वायुमंडल में पाई जाती है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें भी विद्यमान है। कहाँ पर मंगल ग्रह पर। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। सूर्य का वायुमंडल विभिन्न परतों पर क्या है वो पाया जाता है। फोटोस्फीयर में 90% हाइड्रोजन और 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व जो क्या है पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। ठीक, यानी कि उत्तरी ध्रुव प्रकाश जो है तो उसके लिए वायुमंडल की जो कौन सी परत जो है वो क्या जिम्मेदार मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। ठीक, 47 की बात करें तो ये जो हो गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयन मंडल। तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल जो है वायुमंडल की परत जो जिम्मेदार जो है क्या है मानी जाती है। तो आयन मंडल का विस्तार समुद्र तल से लगभग 80 से 640 किलोमीटर के मध्य जो है क्या है पाया जाता है और इस मंडल की ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का जो है क्या विकास होता है। तो आयन मंडल में उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का जो क्या है परिवर्तन होता है। इसमें ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरा लाइट की मौजूदगी होती है और ध्रुवीय प्रकाश का भी इसमें क्या है निर्माण होता है। किसका ध्रुवीय प्रकाश का भी क्या इसमें निर्माण होता है तब ध्रुवीय प्रकाश का निर्माण तब होता है जब सूर्य के वातावरण से निकलने वाली विद्युत अवशोषित कणों का जो टकराव जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल गैसीय कणों से होता है। तब ध्रुवीय प्रकाश उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरा बोरियलिस और दक्षिण प्रकाश यानी कि ऑरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में जो क्या है पाया जाता है। ठीक है,
तो आज हमारे यानी कि ये हमारी यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर 2010 के थे वो मोटा मोटा हमने 47 क्वेश्चन यानी मोटा मोटा 47 क्वेश्चन जो है क्या है हमने करा दिए हैं। ठीक है, तो ये आज क्लास जो है कंप्लीट हो गई है। जो कल दूसरी क्लास जो आपको मिलेगी वो 47 से लेके 100 के बीच में रहेगी और तीसरी जो रहेगी वो 100 से 150 के बीच में रहेगी। तो हम तीन जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2010-11 तो उनको हम 3 भागों में डिवाइडेड करके आपको समझाते हुए और बताते हुए चलेंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको जो वीडियो की लेंथ होगी, क्लासेस होगी, वो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी और चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, उससे पहले हम बता देते हैं कि हम एक सामान्य अध्ययन यानी कि पूर्वालोकन जो है घटना चक्र की वो भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन जो है उसकी भी क्लासेस चल रही। और जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि आप इसको कंटिन्यू करना, बीच में छोड़ना नहीं, तो हम आपको बता देते हैं कि इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारी कोई भी क्लासेस जो है वो बीच में नहीं छूटेंगी। आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यू चली रहेंगे। तो इसकी जो 6 क्लासेस हो सकी, 7वीं क्लास जो है वो कल आपके बीच में आ जाएगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक जी हाँ, आप प्लीज़ हमारी इस क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।